तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आज पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट में मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा टॉपिक खत्म करने वाला हूं। पार्ट 1 मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। पार्ट 2 आज है जिसमें सारा थ्योरी लेफ्ट आउट पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा और पार्ट 3 एक और वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के सॉल्व कर रहे होंगे। तो 3 वीडियो देखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म मतलब फिनिश। चलो बॉस, आज बढ़ते हैं और अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और हमारा टॉपिक है पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड। इसके पहले के दोनों मेथड्स मैं आपको सिखा चुका हूं पिछले वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट आई बटन पे मैंने लगा दिया है, जाओ और वीडियो आराम से देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन जो कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर इस सारे चैप्टर्स के फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जाओ डाउनलोड करो, शेयर करो, मजे करो, पढ़ते चलो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मेथड के ऊपर आ रहे हैं। अब ज्योमेट्रिक मेथड में भी 2 केसेस हैं, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑन, लिख लो बॉस, इलास्टिसिटी ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। इलास्टिसिटी ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो बॉस मैं एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं और हम ये पूरा टॉपिक अगले 2 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं। एक ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं। लेट्स से सेकेंड स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, इसको हमने नाम रख दिया लेट्स से ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक, मैंने इस स्ट्रेट लाइन में एक मिडिल पॉइंट निकाला है पॉइंट सी, सीबी का एक मिडिल पॉइंट निकाला है पॉइंट डी और एसी का मिडिल पॉइंट निकाला है ई। अब बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो जिस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे होंगे उसका लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मैंने बताया एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, इसका मिडिल पॉइंट क्या है, सी। तो चलो स्टेप बाय स्टेप सब पर निकालते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी, चलो निकालते हैं। सी पर निकालें तो लोअर सेगमेंट कितना हुआ, सीबी, और अपर सेगमेंट कितना हो गया, एसी। तुम्हें पता है कि अगर एक लाइन को बराबर बराबर 2 हिस्से में डिवाइड किया जाए तो सीबी बराबर एसी हो जाएगा, मतलब इसको काटकर हम इक्विवेलेंट टू 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पोर्शन बराबर बराबर है। इसलिए इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है सभी बच्चों को, लॉजिकल है, एकदम समझ में आ रहा है। चलिए अगले पॉइंट पर निकाला जाए। अगला पॉइंट है हमारा ईडी एट पॉइंट बी। चलो इस पॉइंट पर निकालते हैं। मैं निकाल रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी। लोअर सेगमेंट क्या होगा, इसके नीचे का हिस्सा क्या है, इसके नीचे का हिस्सा कुछ भी नहीं मतलब 0 है। इसके अबव सेगमेंट मतलब अपर सेगमेंट क्या हुआ, ए बी। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्विवेलेंट टू 0। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब निकालते हैं ईडी एट पॉइंट ए। चलो भाई ईडी एट पॉइंट ए निकाला जाए, निकालते हैं बॉस। ईडी एट पॉइंट ए, ए का लोअर सेगमेंट कितना हो गया, ए बी। इसका अपर सेगमेंट क्या हुआ, कुछ नहीं मतलब 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफिनिटी। इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, याद रहो। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 1 के ऊपर क्या होगा, 1 के ऊपर होगा ईडी मोर देन 1 और 1 के नीचे क्या होगा, ईडी लेस देन 1। अब तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि ईडी एट पॉइंट ई, ईडी एट पॉइंट डी कैसे सॉल्व करेंगे, कमेंट में लिखकर बताओ। और मैं निश्चित जितने बच्चे भी कमेंट करने वाले हैं सब पे रिप्लाई करने वाला हूं और सही वालों को हार्ट भी दूंगा। समझ में आ गया। अगर एक लीनियर डिमांड कर्व है उसके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड से कैसे निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने जा रहे हैं और नॉन लीनियर डिमांड कर्व। इलास्टिसिटी ऑन नॉन लीनियर डिमांड कर्व। इलास्टिसिटी ऑन नॉन लीनियर डिमांड कर्व कैसे निकालेंगे, तो चलो बॉस एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व बना के दिखाते हैं और एक आइडिया देते हैं तुम्हें कैसे निकालने वाले हैं।
ठीक है, एक नॉन लीनियर डिमांड कर्व हमारा ये है ए बी। जिस पॉइंट पर भी इलास्टिसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पर तुम्हें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ कर दिया हमने। अब इस टेंजेंट को ड्रॉ करते ही नाम रख दो, लेट्स से रखते हैं इसका नाम सी, इसका नाम डी। इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी है, फिर आसान हो गया, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई डी एट पॉइंट ई लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट लगा दें। लोअर सेगमेंट आया ई डी, अपर सेगमेंट आया सीई, दोनों बराबर बराबर हैं, काट के 1 लिख सकते हैं। तो मतलब नॉन लीनियर डिमांड कर्व पर कैसे इलास्टिसिटी निकालेंगे, पॉइंट मेथड के थ्रू। जिस पॉइंट पर भी इलास्टिसिटी निकालनी है उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर वही लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट निकालकर आप काम कर जाने वाले हो। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कमाल का टॉपिक है और इसके बड़े शॉर्ट में मैं नोट्स देने वाला हूं आपको। देखते चलो, डिटेल नोट्स आपको मैंने बताया मेरे एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में मिल जाने वाला है, जाओ और ले लो। सबसे पहले आते हैं हम लोग पहला पॉइंट के ऊपर, इसका नाम है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। और बताना क्या है और समझने की बात क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने मतलब किस रीजन से मेरी डिमांड इलास्टिक होगी, मतलब फ्लक्चुएट कर सकती है, या मेरी डिमांड फ्लक्चुएट नहीं करेगी मतलब इनइलास्टिक है। तो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल हैं, मैं लिखकर दिखा देता हूं आपको, इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स, तो उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी, एल्स इनइलास्टिक होगी। समझ में आ रही है बात? मतलब वो गुड्स जिसके सब्स्टिट्यूट बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसकी डिमांड फ्लक्चुएट करेगी। जैसे लेट्स से मैं अगर कोलगेट यूज कर रहा हूं, मुझे पता है इसका इजीली सब्स्टिट्यूट पेप्सोडेंट, दंतकांति मार्केट में भरे हुए हैं, कोई दिक्कत हुई उन पर शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन वो गुड्स जिनके सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल नहीं है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी के ऊपर आ रहे हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है, यहां पर आओ देखते हैं। अगर जितने भी गुड्स नेसेसरी कैटेगरी में आते हैं, नेसेसिटीज हैं, मतलब जरूरी है, कंज्यूम करना ही करना है, उनकी डिमांड कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, उनकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। मेरे साथ साथ लिख लो, ये कीवर्ड्स तुमको हेल्प कर रहे होंगे नंबर फेच करने में, ठीक है, समझ में आया। और अगर वो नेसेसिटीज नहीं है, एल्स क्या होने वाली है, इलास्टिक होगी डिमांड। और कोई भी कैटेगरी का गुड्स होगा तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगा, नेसेसरी है तो इन इलास्टिक होगा। लॉजिक समझ पा रहे हो? जैसे नमक, अब यार कितना भी महंगा हो जाए, कंपलसरी है, नेसेसरी है, कंज्यूम करेंगे। खैर, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड का, मतलब हम किसी गुड पर अपनी इनकम का ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या कम पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते समय स्मॉलर अमाउंट खर्च करते हैं, स्मॉलर प्रपोर्शन, तो डिमांड होती है हमारी इन इलास्टिक। और अगर हम लार्जर प्रपोर्शन खर्च करते हैं तो डिमांड होती है इलास्टिक। सर इसको समझाएंगे? हाँ भाई, समझाकर बताते हैं। जैसे मान लो पापा से तुमने बोला मेरा अगले दिन एग्जाम है पापा, मुझे स्टेशनरी खरीदनी है, पेन खरीदना है। पापा बोलेंगे नहीं भाई, आज तो पेन नहीं आएगा, पेन आता है बहुत महंगा, मैं नहीं दिला रहा हूं। ऐसा नहीं करेंगे ना, पापा बोलेंगे अरे कितने का, 10 20 50 100 रुपए का, जाओ ले लो। मतलब अगर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए बहुत कम पैसा खर्चा हो रहा है तो ज्यादा सोचा नहीं जाता, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। लेकिन अगर तुमने पापा से बोला पापा मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे चाहिए स्कूटी या मुझे चाहिए बाइक, पापा बोलेंगे अच्छा ठीक है, नहीं मिलेगा तुम्हें, उसकी डिमांड होगी इलास्टिक। बिकॉज अगर लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम खर्च हो रहा है तो वहां सोचना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अगर किसी भी गुड के मैनी यूजेस हैं, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। और अगर किसी गुड का सिंगल यूज है, सिंगल लोनली नहीं होता है बदतमीजों, सिंगल यूज है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। इसका कहने का तात्पर्य मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई गुड जिसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, ठीक है, तो जनरली उसका कंपलसरी नेचर नहीं होता है कि हमको वो कमोडिटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कमोडिटी जिसका सिर्फ एक यूज है और उसकी जरूरत मुझे पड़ रही है, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। क्या यहां तक समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलो बॉस, टाइम फैक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं।
अगर 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 हमको सामान कंज्यूम करना है शॉर्ट पीरियड में, चाहिए ही चाहिए, उस केस में हमारी इलास्टिसिटी लो होती है, लो को इन इलास्टिक लिख सकते हो। लेकिन अगर हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्ग पीरियड में कंज्यूम करना है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। ठीक है, शॉर्ट पीरियड, तुमने जैसे बोला कि पापा मेरे एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, मुझे प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, अगले 3 महीने में मुझे बनानी ही बनानी है, शॉर्ट पीरियड है, डिमांड इन इलास्टिक, खरीदोगे खरीदोगे। तुम बोलोगे पापा ऐसा करते हैं, मुझे आगे चलकर एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा 12वीं के बाद। पापा बोलेंगे अच्छा अभी तो 4 साल हैं, अभी 8वीं क्लास में हो तुम, सोचेंगे, ले लेंगे। मतलब ऐसी चीज, इसका कंजम्पशन आगे चल के कई सालों बाद होना है, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, आज उसके लिए परेशान नहीं होंगे। लेकिन जिसका कंजम्पशन तुरंत तुरंत करना है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। ये जो कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अगर यूज कैन बी पोस्टपोन्ड, अगर यूज कैन बी पोस्टपोन्ड तो डिमांड होगी इलास्टिक, एंड यूज कांट बी पोस्टपोन्ड तो वहां पर डिमांड होगी इन इलास्टिक। जैसे मैंने बोला तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ है, फीवर आया है, पैरासिटामोल चाहिए ही चाहिए, तो यूज कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, इन इलास्टिक खरीदना ही खरीदना है। और अगर कोई और बात है तो उस केस में यूज अगर आज नहीं कल जरूरत हो जाएगी, कल नहीं परसों खरीद लेंगे, तो वहां पर इलास्टिक डिमांड होगी। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 6 पॉइंट बता दिए, 7वें पॉइंट पर आते हैं। अब आने जा रही है प्राइस रेंज की बात। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बहुत महंगा है, वेरी हाई, तो डिमांड वहां पर इलास्टिक होगी। और अगर मैं बोलूं कि मॉडरेट है प्राइस किसी का, मॉडरेट, तो वहां पर डिमांड इन इलास्टिक होगी। अगर कोई सामान बहुत ही ज्यादा महंगा है, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, और सस्ता है ले सकते हैं तो हमारे डिमांड इन इलास्टिक होगी। अब हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बात करना है। आजकल 12वीं के बच्चे बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं, उनको 18-20 रुपए की सारी बातें पता होती हैं। आजकल चाय पीने के साथ बन मक्खन खाना छोड़ चुके हैं वो बच्चे। फिर क्या देख रहे हो, क्यों क्या? अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए हैबिचुअल है, वो प्राइस वाइज नहीं देता, वो खरीदता ही खरीदता है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। एल्स अगर कोई हैबिचुअल नहीं है तो उसके लिए डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। हंसना बंद करो और नोट कर लो, बदतमीजो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर तुम ना बहुत रईस हो, तुम साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वाले बच्चे हो, इनकम, अगर इनकम बहुत ज्यादा है, तुम्हारे लिए कोई भी सामान खरीदना आसान है, तुम्हारे लिए इन इलास्टिक है डिमांड। और अगर तुम गरीब हो, हम लोग के जैसे मिडिल क्लास हो, तो तुम्हारे लिए डिमांड इन इलास्टिक होने वाली है, इन इलास्टिक होने वाली है। और अगर तुम्हारी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है तो तुम्हारे लिए डिमांड इलास्टिक होगी। ये 9 के 9 पॉइंट मैंने बताए हैं। गंगा मैया की कसम खा लो, तुमको 5 पॉइंट तो प्रिपेयर करना ही करना है, अच्छे से आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए, ऐसे 5 पॉइंट प्रिपेयर करना है, तभी बात बढ़ने वाली है। अब इस टॉपिक के आगे आपकी किताब में एक टॉपिक दे रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि सिलेबस में नहीं है, तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं दूसरी इलास्टिसिटीज के ऊपर। मैंने आपको सिखा दिया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, खत्म हो गया, मेजरमेंट भी खत्म हो गया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से डिमांड पर चेंज आ जाए, उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। कैसे लिख सकते हो आप? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। याद आया? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। पी की जगह यहां पर इनकम रख दिया गया है। इनकम के चेंज होने से डिमांड का चेंज होना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, और अगला टॉपिक मजेदार है, मजे से भी ज्यादा मजेदार। चलो बॉस, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी पे। बहुत सारे बच्चों के स्कूल में ये टॉपिक छुड़वा दिया जाता है, बोलते हैं सिलेबस में नहीं है, रुक जाओ, सावधान हो जाओ, पेपर में आएगा, बत्ती बुझ जाएगी तुम्हारी, मैं बता दे रहा हूं, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अब आते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। टाइप्स में नंबर 1 है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या? इनकम बढ़ने से डिमांड का बढ़ना, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहलाता है। इसमें भी 3 केसेस हैं। 3 केसेस क्या? पहला, इनकम इलास्टिक, इनकम बढ़ी, डिमांड ज्यादा बढ़ जाए,
मेरी इनकम बढ़ी और इनकम के चेंज से ज्यादा चेंज डिमांड पर आ जाए, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिक। टीडी मोर देन वन। इनकम इनइलास्टिक का मतलब क्या है? मेरी इनकम बढ़ी लेकिन मेरी डिमांड उतनी नहीं बढ़ी, मतलब इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, मैंने यहां लिख दिया है। और तीसरा आता है यूनिटरी इनकम इलास्टिक, इसको बोलते हैं ईडी इक्वल टू 1, मतलब जितनी इनकम बढ़े उतनी ही डिमांड बढ़ जाए। मजे ही मजे, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं अपन लोग पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। जनरली ऐसा नॉर्मल गुड्स के केस में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इनकम बढ़े डिमांड कम हो जाए, इनकम बढ़े डिमांड कम हो जाए, इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ऐसा होता किस केस में है? इंफीरियर गुड्स के केस में। तीसरी एक और है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इनकम बढ़े डिमांड पर कोई भी चेंज ना आए। इनकम बढ़ी, डिमांड मेरी कांस्टेंट है, उतनी की ही उतनी। ऐसा होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसरी गुड्स के केस में, जैसे कि सॉल्ट, मेडिसिन, ये सारी चीजें हैं। समझ में आ गया आपको इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, उनकी टाइप्स क्या होते हैं और उनका फॉर्मूला भी। अब बढ़ते हैं अगले मजेदार टॉपिक की तरफ। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, पेपर में अक्सर फंसा के आपको ये मिलेगा। यहां पर केस स्टडी, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनने की ज्यादा चांसेस होते हैं। अब यहां पर हम अगर देखें क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, मेरे साथ साथ लिख लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in price of related goods। related goods पढ़ाया है ना मैंने तुमको, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर हमारी क्वांटिटी डिमांड का चेंज और प्राइस अपने सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का चेंज होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसे बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। अब लिख भी कैसे सकते हो? डेल्टा क्यू एक्स मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय डेल्टा पी वाई चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। ठीक है ना, इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखें। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी चेंज हो रही है गुड एक्स की और प्राइस चेंज हो रहा है गुड वाई का, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इसके ना तीन टाइप्स है, तीन टाइप्स है, ध्यान से पढ़ना, केस स्टडी यहीं से आएगी, आएगी ही आएगी बेटा। पूछेंगे आपसे वो कौन सा गुड्स है। तो चलो भाई मैं आपको साथ साथ बताता हूं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। लिखो मेरे साथ, इसीलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो बेटा, प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स ऑल्सो इंक्रीज। ऐसा किस केस में होता है? मैंने बोला प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस। एग्जांपल लेते हैं, कोलगेट के प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ जाए। ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट के केस में देखा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? प्राइस ऑफ वाई बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स बढ़ रहा है। सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल ये आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे कंपैरेटिव वगैरह हुए हो स्कूल में, बताना ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। अब आते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर, और वो देखना भाई, प्राइस ऑफ गुड वाई, प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स फॉल्स। मतलब पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए और कार की डिमांड कम हो जाए। ये परफेक्ट एग्जांपल है किस चीज का? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। लिख लो मेरी जान, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ये एग्जांपल है। अब बढ़ते हैं हम लोग जीरो इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर, और ये समझना किसका एग्जांपल है। आइए देखते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स does not change quantity demand of good y। मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स चेंज हो रहे हैं और उससे क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कौन से गुड का एग्जांपल है? ये है नॉन रिलेटेड गुड्स का एग्जांपल। ये बहुत ध्यान से देख लेना,
पेपर में पूछा जाएगा। अब इस चैप्टर की सारी थ्योरी मैंने खत्म कर दी है। अगला वीडियो जो कि कल मिल रहा होगा वेडनेसडे के दिन, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारे पास इस चैप्टर के लिए। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना प्यार देना है और ये वीडियो शेयर करते रहना है अपने क्लासमेट से, और ताकि थोड़ा तो मोटिवेशन मिले। मुझे पता है काफी देर से शुरुआत हुई है, लेकिन सही समय यही है पढ़ने का बच्चा। तो टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।